तो जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट वाले वीडियो लेसन में हमने ये सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर यदि CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा तो CO2 का हम टेस्ट कैसे करेंगे। वैसे तो आप CO2 का टेस्ट कहाँ करते हो, केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हो, वो भी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोगों को उतने डिटेल में नहीं जाना है। हम लोगों को जितना ज़रूरी था बायोलॉजी के लिए उतना हम लोगों ने अपने पुराने वाले वीडियोस में देख लिया। अब बात आती है कि आपको CO2 का टेस्ट अगर करना है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपकी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन CO2 प्रोड्यूस होता है। तो देखिए NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 6.4। इस एक्टिविटी के वाया हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का CO2 का प्रेजेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन ये हम कंफर्म कर सकते हैं। तो किया क्या है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला है, लाइम वाटर डाला है, ठीक है। ऊपर उसने क्या लगा के रखी है, एक स्ट्रॉ लगाया है। वो स्ट्रॉ इसीलिए लगाई है ताकि स्ट्रॉ के ऊपर हम अपना माउथ रख के क्या कर सके, गैस को नीचे फूंक मार सके, है ना। एक्सहेल करने का मतलब क्या होता है, गैस को बाहर छोड़ना। तो हम गैस को बाहर छोड़ सकें। अगर मैं वहाँ पे स्ट्रॉ के वाया गैस अगर नीचे नहीं भेजूंगी तो गैस कैसी है, नीचे क्यों जाएगी भाई। गैस आजू बाजू भी तो मूव कर सकती है ना। हम चाहते हैं कि हमारे माउथ से जो भी गैस नीचे जा रही है वो गैस क्या हो, एकदम नीचे लाइम वाटर के पास पहुँचे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप वहाँ पे स्ट्रॉ के वाया माउथ को नीचे लाके वहाँ पे फूंक मारोगे। तो जब तुम नीचे फूंक मारते हो तो तुम ये देखते हो कि आप लोगों की जो लाइम वाटर है, ठीक है, जो आप लोगों का लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर क्या हो जाता है, ये आप लोगों का मिल्की में टर्न हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मिल्की सा कन्वर्ट हो जाता है। अगर कभी भी लाइम वाटर आपका यदि मिल्की में टर्न आउट हो जाए तो उसके मिल्की में टर्न आउट होने को हम लोग क्या कहते हैं कि ज़रूर हम लोगों के माउथ से जो नीचे की तरफ गैस आ रही होगी, ज़रूर वो गैस कैसी रही होगी, CO2 रही होगी। बराबर, बस खत्म, ठीक है। अच्छा, लेकिन तो ये जो बाजू में ये फिर पिचकारी वगैरह क्यों रखी गई है, यहाँ पर पिचकारी ले सकते हो या फिर बिना सुई वाला छोटा सा इंजेक्शन आप ले सकते हो। बताओ ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बाजू में देखो क्या लिखा है आप लोगों के पास कि आप एक सिरिंज या फिर एक पिचकारी लो और जो भी उस सिरिंज या पिचकारी के अंदर हवा होगी आप उस हवा को क्या करो, नीचे लाइम वाटर में क्या करवाओ, आप पास करवाओ। बराबर। अच्छा, अब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करवा रहे हैं, आप लोगों की हवा पिचकारी के अंदर जो थी उसको नीचे भेज रहे हैं। अब वो पिचकारी के अंदर हवा कहाँ से आई, ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट में होगी वही वाली हवा पिचकारी के अंदर भी होगी। और दूसरी बाजू वाली एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हम माउथ को यूज़ कर रहे हैं नीचे हवा भेजने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर की वाली हवा, ठीक है। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम माउथ का यूज़ करके नीचे उस एयर को भेजते हैं, यानी कि माउथ यानी कि हमारी बॉडी के अंदर की हवा, एयर इनसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर की हवा मतलब जो एयर हमारी बॉडी के अंदर है और जो एक्सहेलेशन वाली प्रोसेस के दौरान बॉडी से कहाँ आना चाहती है, बाहर आना चाहती है, ठीक है। उस हवा की मैं बात कर रही हूँ, किसकी हवा, जो बॉडी से बाहर आना चाहती है। तो आप ये देखोगे कि जब आप माउथ के थ्रू भेजते हो, यानी कि एयर इनसाइड लंग्स, ठीक है, एयर इनसाइड लंग्स थ्रू एक्सहेलेशन, जिस एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू आप उस एयर को बाहर भेजना चाहते हो, वो वाली एयर जब आप नीचे उस पर्टिकुलर स्ट्रॉ में डालते हो और उससे जब नीचे हवा जाती है तो देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर जैसे ही वो हवा बाहर आएगी उस स्ट्रॉ से आप नीचे भेजते हो, आप ये देखते हो कि आपका जो लाइम वाटर था, ठीक है, ये मिल्की टर्न हो गया इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब तुरंत, एज सून एज नीचे आप लोगों की वो एयर आती है, तुरंत आप लोगों का क्या हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर आप यही सेम एक्सपेरिमेंट बाजू की पिचकारी से करने की या सिरिंज की मदद से करने की कोशिश करते हो
तो यहाँ पे हो सकता है लाइम वाटर को मिल्की टर्न होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लॉट ऑफ टाइम, मतलब हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद आपका लाइम वाटर मिल्की टर्न हो। या फिर हो सकता है मिल्की टर्न बहुत कम हो, नेग्लिजिबल मिल्की, है ना, आपको ज़्यादा मिल्कीनेस नहीं दिखे, बहुत कम मिल्की दिखे। तो आखिर ऐसी दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हमको क्यों देखने को मिल रही है? पेपर में एक्टिविटी के बेस सवाल आते हैं, इसीलिए आपको हर एक्टिविटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें पूछा है ना कि ये देखो, वाला क्वेश्चन इसने पूछा है कि नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो तुम्हें यहाँ पे ये अपनी ये बेसिकली वो तुमसे ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, तो तुम वहाँ पे उसको बताओगे कि हमारे पास जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें मिल्कीनेस आने में या तो टाइम लग जाता है या तो बहुत कम मिल्कीनेस होती है, और जो राइट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने एयर को हमारी माउथ की मदद से अंदर भेजा था, वो इंस्टेंटेनियसली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मिल्की कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला कि इससे आपको क्या समझ में आता है, बेसिकली आप इसका कंक्लूजन आप क्या निकालते हो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिचकारी की मदद से कम और माउथ की वजह से जल्दी, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? वो ये बताने की कोशिश करता है कि जब हम लोगों के माउथ से हवा बाहर आ रही है, ठीक है, जब हमारे माउथ से हवा बाहर आ रही है, मैंने कहा हमारे माउथ से हवा बाहर आ रही है, तो जो बाहर हवा आती है उस बाहर आने वाली हवा में मैं ये नहीं कह रही कि इससे CO2 ही होती है, ऐसा नहीं होता कि जब हम एक्सेल करते हैं तो सिर्फ CO2 ही हमारी बॉडी से बाहर आती है, ऐसा नहीं होता। CO2 के साथ साथ दूसरी अदर गैसेस भी बाहर आती हैं, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर्स भी अंदर जाते हैं, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो हमारे साथ साथ वाटर वेपर्स भी बाहर आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप इनहेल करते वक्त आप सिर्फ O2 इनहेल करते हो, इनहेल करते वक्त आप एयर इनहेल करते हो, एयर में O2 भी होता है, CO2 भी होता है, वाटर वेपर भी होती है और अदर गैसेस भी होती हैं। बट हमारी बॉडी उन सारी गैसेस में से एक्सेप्ट किसको करती है? सिर्फ O2 को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और वैसे ही हमारी बॉडी को जब बाहर हवा निकालनी होती है तो वो CO2 को भी बाहर निकालती है, उसके पास से वाटर वेपर्स भी बाहर आ जाते हैं, और उसके पास से क्या हो जाता है, आप लोगों का O2 भी बाहर आ जाता है। बट जो बाहर आने वाली हवा रहती है उसमें जो CO2 की क्वांटिटी रहती है, ठीक है, जो बाहर आने वाली हवा होती है ज़रूर उसके अंदर CO2 की क्वांटिटी क्या रहती होगी? ज़्यादा रहती होगी एज कंपेयर टू द पिचकारी वन, क्योंकि पिचकारी कोई लंग्स तो है नहीं, पिचकारी के अंदर बेसिकली जो भी हवा है ये हवा कहाँ की है? एटमॉस्फेयर की हवा है। अब अगर ये एटमॉस्फेयर की हवा है और मैं एटमॉस्फेयर की हवा को अंदर भेज रही हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस प्रोसेस को कह सकती हूँ कि ये एक तरीके की आपकी इनहेलेशन प्रोसेस ही हो गई, ये एक तरीके की इनहेलेशन प्रोसेस ही हो गई। और इसमें आपका लाइम वाटर को मिल्की होने में टाइम लग रहा है, इससे ये पता चलता है कि ज़रूर यहाँ पे CO2 की क्वांटिटी कैसी है? कम है, क्योंकि अगर CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती तो जल्दी मिल्की हो जाता है ना। इससे ये समझ में आता है कि जब आप एटमॉस्फेयर की हवा को चेक करते हो कि उसके पास कितना हवा है, जब हम इनहेल करते हैं उस प्रोसेस में अगर हम चेक करते हैं कि हम कितनी CO2 इनहेल कर रहे हैं, तो हम बहुत ही लेस क्वांटिटी की CO2 क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट नंबर A बताता है। और एक्सपेरिमेंट नंबर B क्या बताता है? एक्सपेरिमेंट नंबर B ये बताता है कि जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें CO2 की क्वांटिटी क्या होती है? मोर होती है। इसीलिए आप लोगों का जो लाइम वाटर है वो क्या होता है? एकदम बहुत ही क्विकली क्या हो जाता है? आप लोगों का मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, इसका आंसर क्या लिखोगे कि व्हाट डज इट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम एक्सेल आउट करते हैं, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ CO2 इज मोर एज कंपेयर टू द इनहेलेशन प्रोसेस। ये तुम लोगों को लिखना है, अपनी टेक्स्ट बुक में ये आंसर लिखना है। और जब तुम नोट्स बनाओगे तो नोट्स में हेडिंग दोगे ये एक्टिविटी 6.4, ठीक है। एक्टिविटी 6.4 में ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर लिखोगे। अब आंसर कैसे लिखोगे कि हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, तो ऐसा लिखना इन टेस्ट ट्यूब नंबर A इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और द मिल्कीनेस विल बी वेरी 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 लेस, ठीक है। एंड इन टेस्ट ट्यूब B द लाइम वाटर विल टर्न आउट मिल्की
इंस्टेंटेनियसली। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो तुमसे ये पूछेगा कि बताइए ऐसा क्या समझ में आया, तो इससे आप ये बताओगे कि कंक्लूजन ये निकला कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द अमाउंट ऑफ CO2 कमिंग आउट फ्रॉम द लंग्स इज मोर and during inhalation when we inhale air inside our body the quantity of CO2 is very less। ये थी हम लोगों की एक्टिविटी 6.4। और इस एक्टिविटी 6.4 से रिलेटेड आप लोगों को सवाल पेपर में पूछा जा सकता है डेफिनेटली। और जो एक्टिविटी 6.5 है ये उतना कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं फिर भी एक्टिविटी 6.5 इसको भी समझा देती हूँ, ठीक है, कि ये क्या होती है। देखो क्या बोला है कि आपको फ्रूट जूस या फिर शुगर सॉल्यूशन लेना है और उसमें कुछ ईस्ट डाल देने हैं। अच्छा, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से कॉर्क लगा देना है, बराबर। यानी कि आप लोगों के पास इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करके रखा है, एक फ्रूट जूस भर के रखा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से आपने इस टेस्ट ट्यूब को कॉर्क की मदद से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक तरीके का ये ऐसा स्ट्रॉ वाला आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, अरेंजमेंट कर दिया है। डन, इस तरीके का एक अरेंजमेंट आप लोगों ने कर दिया। अब आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर क्या कह रहे हैं, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब। अच्छा, अब जो ये दूसरा एंड है, इस दूसरे एंड को हम लोग एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप करा रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर यहाँ पे क्या भर के रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने लाइम वाटर भर के रखा है। तो बेसिकली 2 टेस्ट ट्यूब ली जा रही हैं। एक टेस्ट ट्यूब में फ्रूट जूस भरा जा रहा है, फ्रूट जूस प्लस ईस्ट, और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या भरा जा रहा है, लाइम वाटर। और दोनों टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन दी लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ईस्ट जो होते हैं ये कौन सी वाली रेस्पिरेशन कराने के लिए भैया फेमस होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए ये लोग क्या होते हैं, फेमस होते हैं, बराबर। अच्छा, और जब ईस्ट हम लोगों की एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ये हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे फ्रूट जूस और आप लोगों का जो ईस्ट है इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, CO2। अब CO2 एक गैस है, वो क्या करेगी, उसकी टेंडेंसी है, क्या की टेंडेंसी है, इस तरीके से ऊपर मूव करने की उसकी टेंडेंसी है, ये ऐसे ऊपर मूव करने की उसकी टेंडेंसी है। मूव करते करते जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलेगी वो ट्रैवल करती जाएगी। फाइनली ट्रैवल करते 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 CO2 दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में पहुँच गई। और जैसे ही वो दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में पहुंचेगी वो देखेगी अरे दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब के पास तो लाइम वाटर है। तो सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, जो CO2 प्रोड्यूस हुई है और जो लाइम वाटर वहाँ पे पहले से मौजूद है, इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगी, रिएक्शन होने लगेगी। और आपका जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की। यानी कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड, अगर कोई तुम्हें ये पूछेगा तो आप बोलोगे कि लाइम वाटर यहाँ पे क्या हो गया, मिल्की टर्न आउट हो गया, ये आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो तुमसे ये पूछेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको वक्त कितना लगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था ना, बराबर, तो कितना वक्त लगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये फर्मेंटेशन वाली जो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बहुत ही इंस्टेंटली हो गई, ठीक है, या आप लोगों की बहुत ही इंस्टेंटली हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा सा वक्त लगता है, बराबर। अगर तुम अपने घर में ढोकला वगैरह भी बनाओगे और उसके लिए अगर आप जो आपका बैटर होता है उस बैटर को हम लोग इसी तरीके से रखते हैं कुछ समय तक, तब वहाँ पे फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस होती है। अगर आप सोचोगे कि अभी के अभी मैंने बैटर तैयार किया और बैटर तैयार करने के बाद उस बैटर को तुरंत मैं यूज़ कर लूँगा और तुरंत मेरी इडली स्पॉन्जी सी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इंस्टेंटली ये वाली प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, क्यों इंस्टेंटली नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली कि उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही लगेगा।
डेफिनेटली इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि यहाँ पे आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे कि यहाँ पे हम लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है पहली तो वो ये कि यहाँ पे आप लोगों का CO2 प्रोड्यूस हुआ, CO2 की वजह से आप लोगों का लाइम वाटर क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है मिल्कीनेस में। और दूसरा इसको क्या लगता है, लिटिल टाइम, थोड़ा बहुत टाइम इसको लगता है, इंस्टेंटली तो देखो ये चीज नहीं होती, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ टाइम यहाँ पे लगेगा। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। अच्छा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन के बारे में क्या पता चलता है। तो याद करो हम लोगों ने एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, या तो एनिमल्स की मसल्स में होता है या फिर इसी तरीके से फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस में होता है। जब जब दुनिया में फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस होती है तो टोटल 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट तो तुम खुद ही जान गए कौन होता है, एक प्रोडक्ट तो हम लोगों का खुद कौन होता है, CO2। दूसरा प्रोडक्ट होता है लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 टाइम्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है। और अगर कोई तुमसे ये पूछेगा और क्या प्रोड्यूस होता है, तो हमको एक बात बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप लोगों के एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो चीज प्रोड्यूस होती है, बोलो वो क्या प्रोड्यूस होती है, आप लोगों का इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या होता है, C2H5OH। सो दिस इज योर आंसर। ये वाला आंसर हमारा डन हो गया। तो चीजें आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में पूछी जाएंगी, ठीक है। एक्टिविटीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को हर एक्टिविटी ऑलमोस्ट आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर एक्टिविटीज नहीं आती, आप छोड़कर जा रहे हो पेपर में एक्टिविटीज को, तो उससे कैसा है, तकलीफ तुम्हें ही होगी, क्योंकि अगर उससे सवाल आ गया फिर, वैसे तो ये सारे सवाल ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कैसी आती हैं, आप लोगों की जो पढ़ी हुई रहती हैं उसी में से पूछी जाती हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट के बारे में उसने जो पूछा, क्या इसने कुछ नया पूछ लिया क्या तुमसे, नहीं। हम लोगों ने एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है, तो बस उसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड उसने तुम लोगों को क्या कर दी, एक्टिविटी पूछ ली, खत्म। और तो ज्यादा उसने कुछ तुमसे पूछा नहीं है ना। तो एक्टिविटीज से रिलेटेड जो आंसर्स रहेंगे वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो पहला, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रोडक्ट इज इथेनॉल। ये फॉर्मूला भी लिख देना, C2H5OH, CO2 एंड 2 टाइम्स ऑफ ATP। 2 टाइम्स ऑफ ATP लिखना ऑप्शनल है, तुम चाहो तो लिख सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, दूसरा आपसे वो ये पूछ सकता है कि आपको क्या चेंज मिला। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ लिया, तो आप उसमें क्या बोलोगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। क्यों मिल्की हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब देखो, मुझे पता है कि बैटर जब हम लोग रखते हैं, तुम्हारे घर में जो खाना बनाता होगा इंसान, उसको भी पता होगा कि बैटर में इंस्टेंटली फर्मेंटेशन नहीं होता है, उसको कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें भी आप अपना जवाब कैसे लिखोगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस डू नॉट इन फर्मेंटेशन प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ CO2 डज नॉट टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, इट विल टेक फ्यू आवर्स, ठीक है। इस तरीके से अपना आंसर रिपोर्ट करना, डन। यहाँ पे हमने अपनी एक्टिविटी 6.4 और एक्टिविटी 6.5 खत्म कर ली, ठीक है, ओके। और एक और एक्टिविटी है 6.6, आई थिंक वो मछली वाली एक एक्टिविटी है नीचे, इसको भी देखो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा है, मैं इसके आंसर्स ना शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं इसके आंसर्स शेयर कर दूंगी, तुम लोग अपनी लैंग्वेज में मत लिखना, नहीं तो अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, अनाप शनाप कुछ भी कुछ, है ना। वो थोड़ा मैं आंसर्स मैं शेयर कर दूंगी। क्या आपको बोला है कि आपके पास एक फिश है, वो फिश एक्वेरियम में पड़ी हुई है, रह रही है बेसिकली। तुम देखना, अगर तुम्हारे घर में किसी के पास एक्वेरियम होगा तो मछली जो होती है बराबर, वो क्या करने लगती है, आप लोगों का बताओ, आपका मुंह खोलती है, ठीक है। अच्छा, अब मुंह खोल के वो करती क्या है, अपने मुंह के अंदर से वो पानी अंदर लेकर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो पानी अंदर लेकर जाती है, तो वो जो पानी अंदर जाता है, वो पानी कहाँ जाता है बताओ, वो पानी चला जाता है आप लोगों के गिल स्लिट्स में। अब गिल स्लिट्स के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं कि मछली की बॉडी के अंदर इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है, वहां से ऐसे 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 पानी मूव करता है, राइट, ओके।
अब वो पूछ रहा है कि मछली जब अपना मुंह बंद करती है और खोलती है तो क्या इसके गिल स्लिट से कोई लेना देना है कि नहीं है। बराबर, कोई गिल स्लिट से इसका लेना देना है कि नहीं है। मतलब गिल स्लिट्स, मछली का जब मुंह बंद हो जाता है तो मछली का मुंह बंद हो जाने से क्या होगा, गिल स्लिट्स में कोई चेंज आएगा कि गिल स्लिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे मछली के माउथ ओपन करने का और गिल स्लिट्स के कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, काम होता है। जब आपकी मछली का जो माउथ है, अगर मछली का माउथ ओपन रहता है तो उस वक्त आप लोगों के गिल स्लिट्स क्लोज होते हैं। अगर मछली का माउथ क्लोज होता है तो गिल स्लिट्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या दोगे, आर द टाइमिंग्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ कोऑर्डिनेटेड। तो आप बोलोगे यस दे आर कोऑर्डिनेटेड। और पूछ रहा है किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है, तो आप वहां पे जवाब दोगे अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर मतलब जब एक चीज बंद होगी तो दूसरी चीज खुल जाएगी, और जब दूसरी चीज खुलेगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का बंद हो जाएगा। बराबर। अच्छा, अब वो तुमसे ये कह रहा है कि मैडम बताइए आप जरा, मछली कितना एक मिनट में आप लोगों का माउथ ओपन करती है और कितना एक मिनट में माउथ को क्लोज करती है, आप गिनिए। अरे यार, ये मैं कैसे गिन सकती हूँ। अब ये तो मतलब मछली छोटी होगी तो उसका अलग आंसर आएगा, मछली बड़ी होगी तो उसका अलग आंसर आएगा। डिपेंड करेगा कि मछली के पानी में ऑक्सीजन कितना है ना। तो ये एक्चुअली तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है कि तुम्हारे घर में अगर कोई एक्वेरियम है तो तुम ऐसे में जाओ और उस मछली के इसमें क्या करो, ये चीज ऑब्जर्व करो। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे वेरीज फ्रॉम फिश टू फिश। ये फिश टू फिश एक्चुअली इसका आंसर क्या करेगा, वेरी करेगा। एंड ऑल्सो अंडर दी एंड ऑल्सो, अच्छा, फिश टू फिश वेरी करने के अलावा ये एक और चीज पे डिपेंड करेगा कि एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एक्वेरियम। जब हम लोगों को, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी मिलती है तब अलग आंसर मिलेगा, और जब ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तब अलग आंसर मिलेगा। अब वो बोल रहा है कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ। अब पूछ रहा है कि मछली कितने बार ब्रीथ इन करती है, इसका कंपैरिजन आप अपने आप से करो कि आप कितना ब्रीथ इन करते हो। तो मैं बता दूं कि मछली की जो ब्रीथिंग होती है वो मछली कहाँ से करती है, बताओ ब्रीथ इन। मछली का जो फिश का रहता है वो कहाँ से करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब पानी के अंदर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो उसको यूज करती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के जो टेरिस्ट्रिशियल हम लोग जो ये एयर के अंदर से O2 लेते हैं। अब एयर के अंदर जो O2 होती है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में हम लोगों को उतनी ताकत मेहनत नहीं करनी पड़ती या उतना कंपटीशन नहीं लगाना पड़ता कि जल्दी जल्दी O2 ले लो, जल्दी जल्दी O2 ले लो। लेकिन जो अमाउंट ऑफ O2 होती है पानी के अंदर वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू दी एयर। तो इसीलिए जो मछली की ब्रीथिंग रेट होगी वो हम लोगों की ब्रीथिंग रेट से क्या होगी, फास्टर रहेगी। ठीक है, बराबर ऐसा होगा। तो ये जो आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ये आंसर तो देखो यहीं के यहीं मिल गया आपको। और बल्कि यहाँ से गिव रीजन भी क्रिएट किया जा सकता है कि वाई ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, ये आप लोगों का ज्यादा रहता है किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू टेरिस्ट्रिशियल वंस। बस खत्म यहाँ पे। तो ये 3 एक्टिविटीज थी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद अब हम लोगों का रेस्पिरेशन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग ने डाइजेशन खत्म कर लिया, हमने रेस्पिरेशन खत्म कर लिया। जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को पढ़ना है दैट वुड बी ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली तुम ह्यूमन बीइंग्स में भी पढ़ोगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन तुम प्लांट्स के केस में भी पढ़ोगे, बट प्लांट्स के केस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम लोगों के सिलेबस में काफी हद तक, मतलब आप ऑलरेडी 9th में पढ़े हो, उससे हमें हेल्प मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 1 या 2 दिन के अंदर जो तुम्हारी 9th क्लास की चैप्टर था टिश्यूज वाला, आप उसको पढ़ के रखो, जिसमें आपने जाइलम फ्लोएम इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में पढ़ना है। तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ेंगे, यानी कि बेसिकली हम हार्ट का पढ़ेंगे, और फिर प्लांट्स में आएंगे। तो जब तक अपने 9th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, जाइलम फ्लोएम
वो पढ़ के रखना, और कल के लिए ये सब पढ़ के रखना जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। क्या नाम है उसका, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, राइट, ये सब लिम्फ जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, फिलहाल इसको अभी यहाँ पे ओवर करते हैं।